हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैंटेसी मेडिकोज। आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ हर्पीज़ डिजीज़। हर्पीज़ डिजीज़ इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज शिंगल्स डिजीज़। तो इस लेक्चर में हम हर्पीज़ डिजीज़ के मेनली कॉजेटिव एजेंट और उसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स, उसके क्लिनिकल फीचर्स, उसका हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे, उसका मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट कैसे देंगे और उसके बाद आने वाले कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं और उन कॉम्प्लिकेशंस को कैसे मैनेज करेंगे, हम इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो कमिंग टू द कॉजेटिव एजेंट ऑफ हर्पीज, हर्पीज इज बेसिकली कॉज्ड बाय वेरिसेला जोस्टर वायरस। अब हम बात करेंगे ये वेरिसेला जोस्टर वायरस हमें हर्पीज कैसे कॉज करता है। तो प्राइमरी इन्फेक्शन में मान लीजिए किसी पर्सन को पहली बार इन्फेक्शन हुआ हर्पीज का, मीन्स की वेरिसेला जोस्टर वायरस का पहली बार इन्फेक्शन हुआ, बॉडी के अंदर वायरस आया, वायरस ने बॉडी के अंदर इन्फेक्शन शुरू किया। अब उस इन्फेक्शन की शुरू होने की वजह से या तो बॉडी की खुद की इम्यूनिटी उस वायरस से लड़ेगी या फिर जो पेशेंट पर्टिकुलर मेडिसिन या ट्रीटमेंट ले रहा है वो मेडिसिन एक इम्यूनिटी डेवलप करेंगे, एंटीबॉडी डेवलप करेंगी और वो वायरस से लड़ेंगे। इस वजह से क्या होगा, वायरस जो होगा वो डॉर्मेंट फेज में चला जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि मैंने बोला है वायरस डॉर्मेंट फेज में जाएगा, ना कि वायरस इवैक्यूएट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वायरस हमारी बॉडी में ही रहेगा, बस वो एक्टिव कंडीशन में नहीं रहेगा। इवैक्यूएशन मतलब होता है बॉडी का, वायरस का बॉडी से कंप्लीटली बाहर चला जाना, बट यहाँ पर वेरिसेला वायरस हमारी बॉडी में ही रहता है और डॉर्मेंट फेज में रहता है, एक्टिव फेज में नहीं रहता। अब हम ये जानते हैं कि ये वायरस डॉर्मेंट फेज में है, पर ये कहाँ पर रहता है, तो इसकी लोकेशन होती है हमारे बॉडी के डर्मेटोम्स में। मीन्स वायरस डॉर्मेंट फेज में हमारे बॉडी के डर्मेटोम्स में प्रेजेंट रहता है। डर्मेटोम्स क्या होते हैं, आगे की सीरीज को हम जानने से पहले एक बार थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजों को क्लियर करते हुए चलते हैं। तो डर्मेटोम्स की अगर हम बात करें, डर्मेटोम्स हमारे होल बॉडी पर होते हैं, बट ज्यादातर ये जो वायरस होता है ये हमारा ट्राइजेमाइनल नर्व के जो ऑप्थेल्मिक डिवीजन होता है, ये एरिया, इस जगह के डर्मेटोम्स में ज्यादा प्रेजेंट रहने के चांसेस रहते हैं। दूसरा रहता है थोरेसिक डर्मेटोम्स। जो हमारे थोरेसिक डर्मेटोम्स है वहां पर इस वायरस की प्रेजेंस ज्यादा देखी जाती है। और साथ ही हमारा जो फेशियल नर्व का एक डिवीजन है ईयर के अंदर, मिडिल ईयर के अंदर एक फेशियल नर्व का डिवीजन आता है, वहां पर इन डर्मेटोम्स की पोजीशन हमें ज्यादा दिखती है। इन डर्मेटोम्स में वेरिसेला जोस्टर वायरस की पोजीशन ज्यादा दिखती है। अब ये डर्मेटोम्स होते क्या है एक्चुअली में, तो हमारे जो नर्व्स होते हैं, इन नर्व्स की जो एंडिंग्स होती हैं वो हमारे स्किन के पास आकर के खुलती हैं। अभी इसी को ही स्किन सेंसिटिव बनाती है। इन्हीं डर्मेटोम्स की वजह से हमारी स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो जो डर्मेटोम्स होते हैं वो बेसिकली स्किन के पास में नर्व्स की एंडिंग्स होती हैं, उन्हें हम डर्मेटोम्स बोलते हैं और उन्हीं में ही ये वेरिसेला जोस्टर वायरस प्रेजेंट रहता है इन डॉर्मेंट फेज। नाउ ये एक्टिव कैसे होता है, सो ड्यू टू सम ट्रिगरिंग फैक्टर्स, किसी भी ट्रिगरिंग फैक्टर की वजह से ये जो डर्मेटोम्स के अंदर प्रेजेंट वेरिसेला जोस्टर वायरस है ये एक्टिव स्टेट में चला जाता है। वो ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, तो वो ट्रिगरिंग फैक्टर्स हमारे सनलाइट हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, कोई पर्सन लॉन्ग टाइम से डिजीज है, सीवियर डिजीज की कंडीशन में, उसमें हो सकता है, पेशेंट की खुद की इम्यूनिटी हो सकती है, अगर वो किसी भी तरह के कोई स्टेरॉइड्स का यूज कर रहा है। इवन कुछ पेशेंट्स में एनेक्साइटी थी और उनमें भी ये जोस्टर वायरस दिखा एज अ ट्रिगरिंग फैक्टर, वो बाहर आया। स्ट्रेस की कंडीशन में भी हमें ये ट्रिगरिंग फैक्टर एज अ ट्रिगरिंग फैक्टर काम करता है। स्ट्रेस भी हमारा एक ट्रिगरिंग फैक्टर की तरह काम करता है। सो होता क्या है, किसी भी इन ट्रिगरिंग फैक्टर्स की वजह से जो हमारा वेरिसेला जोस्टर वायरस है वो डर्मेटोम्स में प्रेजेंट रहता है, वो एक्टिव स्टेट में आता है और एक्टिव स्टेट में आने के बाद अपना क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन करता है, यानी हमारी बॉडी में सिम्टम्स कॉज करता है और सिम्टम्स से हम डायग्नोज करते हैं कि पेशेंट को हर्पीज हो गया है या फिर शिंगल्स डिजीज हो गई है। नाउ कमिंग टू द सिम्टम्स ऑफ हर्पीज वायरस, सो सबसे पहले जो इसमें हमें प्रोड्रोमल फेज दिखता है, उस प्रोड्रोमल फेज में ये बेसिकली हमें इन्फेक्शन के या फिर ट्रिगरिंग फैक्टर के 3 दिन बाद हमें प्रोड्रोमल फेज दिखता है। इस प्रोड्रोमल फेज में पेशेंट को फीवर आता है, सीवियर फीवर,
जो कि मेडिसिन लेने के बाद तो डाउन हो जाता है बट फिर से उसको आ जाता है। पेशेंट ऐसी कंप्लेन करेगा कि मेडिसिन लेने के बाद फीवर चला जाता है बट वापस से आ जाता है, मीन्स कि रिकरेंट फीवर सिंस लास्ट 3 डेज। इसके बाद पेशेंट के जो भी डर्माटोम्स के पार्ट अफेक्ट होंगे वहाँ पर ब्लिस्टर्स दिखेंगे और वो ब्लिस्टर्स वेजाइकल के फॉर्म में रहेंगे। वेजाइकल इन द सेंस कि उन ब्लिस्टर्स के अंदर वाटर फिल्ड रहेगा और सीवियर बर्निंग पेन होता है। उन ब्लिस्टर्स के एरिया में सीवियर बर्निंग होगी और सीवियर पेन रहेगा पेशेंट को। इवन कि पेशेंट आपको वो ब्लिस्टर्स को छूने भी नहीं देगा, इतना दर्द रहता है। तो इस प्रोड्रोमल फेज से हम सिम्टम्स को ही देख करके सीधे हम डायग्नोज कर सकते हैं कि पेशेंट को हर्पीज है। मीन्स कि अगर हम इसमें डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में ब्लड सीरोलॉजी बहुत ही कम यूज होती है। मेनली डॉक्टर्स जो होते हैं वो सिम्टम्स को देख करके ही समझ जाते हैं कि पेशेंट को हर्पीज है। और अगर हमें ब्लड सीरोलॉजी करानी भी पड़े तो हम बैक्टीरियल कल्चर कराते हैं, जिससे हमें इस वायरस का या बैक्टीरिया का पता चल जाता है। नाउ कमिंग टू द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हर्पीज डिजीज। कॉम्प्लिकेशंस में जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी हर्पीज की मीन्स की वेरिसिला जोस्टर वायरस की वजह से जो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड डर्माटोम्स होते हैं वो मैंने बताया, थोरेसिक डर्माटोम, ट्राइजेमिनल नर्व से जो ऑप्थेल्मिक डिवीजन आ रहा है उस ऑप्थेल्मिक डिवीजन में नर्व में जाकर के वायरस इन्फेक्ट करता है और वहां पर उन डर्माटोम्स को अफेक्ट करता है। और तीसरा मैंने बताया था फेशियल नर्व का एक डिवीजन जो कि मिडिल ईयर में आ रहा था। तो अभी कॉम्प्लिकेशंस की हम बात करें, लाइक अगर ऑप्थेल्मिक डिवीजन ज़्यादा इफेक्ट हो गया है तो इस एरिया में पूरे डर्मेटोम्स में इफेक्ट आएगा और इस इफेक्ट की वजह से पेशेंट के टोसिस होगा। और इवन अगर इफेक्ट और ज़्यादा है, हमने टाइम पर पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं दिया है तो ब्लाइंडनेस भी कॉज हो सकती है। दूसरी बात करते हैं हम ईयर की। तो ईयर के अंदर फिर अगर जैसे मैंने बताया फेशियल नर्व का एक डिवीजन जो ईयर के अंदर होता है, अगर वहाँ के डर्माटोम्स अफेक्ट हुए हैं तो ईयर्स के अंदर एक प्रॉपर डिजीज हो जाती है, उसका नाम होता है रैमसे हंट सिंड्रोम। सो पेशेंट में एज अ कॉम्प्लिकेशन रैमसे हंट सिंड्रोम भी दिखता है। इस वजह से हर्पीज के पेशेंट्स की हमें आई एग्जामिनेशन और ईयर एग्जामिनेशन बहुत ही कंपलसरी हो जाता है कि हमें करना ही करना है। तीसरी बात हम करें कि अगर हमने पेशेंट का हर्पीज डायग्नोज नहीं किया और हमें डायग्नोसिस में गलती हो गई या फिर हमें ट्रीटमेंट उसका देर से शुरू किया हमने, पेशेंट की हमारे पास लेट प्रेजेंटेशन हुई, इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी डर्माटोम्स अफेक्ट होते हैं उन अफेक्टेड डर्माटोम्स में पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया नाम की एक डिजीज हो जाती है। पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया का मतलब होता है कि हर्पीज तो उसका ठीक हो गया है बट उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुआ है वो उस पर्टिकुलर डर्मेटोम के पार्ट में इफेक्ट हो जाता है। इस वजह से पेशेंट को अफेक्टेड डर्मेटोमल एरिया में, लाइक अगर ये उसका एरिया है, इतने डर्मेटोम्स उसके अफेक्ट हुए थे तो इस जगह पर सीवियर मीन्स बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन होता है। वो इतना सीवियर होता है कि पेशेंट बर्दाश्त के बाहर रहता है उस दर्द के। सो वो दर्द पेशेंट को इतनी तेज रहता है, इतना सीवियर पेन रहता है कि उसे हम नॉर्मली एनासिड्स या फिर पेन किलर से हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया के पेशेंट्स में हमें उन्हें एंटी सीजर या फिर एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन देनी पड़ जाती हैं। कुछ लोगों में स्टेरॉइड्स भी काम करते हैं बट एंटी सीजर और एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन को हमें देना पड़ जाता है। एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स भी देनी पड़ती हैं, सो लाइक गाबापेंटिन, प्रीगाबालिन, एमिट्रिप्टिलिन, इन मेडिसिन का हमें पेशेंट को डेली बेसिस पर यूज़ देना पड़ता है। अभी ये मेडिसिन भी उतना ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं करती पेशेंट को कि पेशेंट का दर्द बिल्कुल कम हो जाए, बट हाँ जिस तरह का उसको दर्द रहता है उससे काफ़ी हद तक पेन कम हो जाता है। सो ये बहुत ही बेकार कंडीशन हो जाती है पेशेंट की। नाउ कमिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ हर्पीज वायरस, हर्पीज डिजीज। सो इसमें हम एंटीवायरल थेरेपी चलाएंगे, साथ में स्टेरॉइड्स चलाएंगे और एज अ सिम्टोमेटिक हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। एंटीवायरल में बेसिकली हम उसको एसाइक्लोविर देंगे, वो भी हाई डोज में। अभी अगर आंख में इन्फेक्शन उसको हो रहा है, उसका ऑप्थेल्मिक डिवीजन अफेक्टेड है, तो हम एसाइक्लोविर का ऑइंटमेंट उसको प्रेफर करेंगे। साथ में उसको हम एक एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट देंगे, ड्रॉप्स देंगे उसको डालने के लिए आंखों में। और इसके साथ में हम जो भी उसको सिम्टोमेटिक होगा, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मीन्स कि बेसिकली हमें एसाइक्लोविर का डोज इसमें
3 टाइम्स और इवन 4 टाइम्स अ डे भी देना पड़ता है पेशेंट को। इसके बाद अब हमें पता है कि ब्लिस्टर्स बन रहे हैं, ब्लिस्टर्स या फिर वेजाइकल्स बन रहे हैं। जहाँ पर वेजाइकल्स होंगे वहाँ पर बैक्टीरियाज होंगे ही होंगे। सो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम पेशेंट को ब्लिस्टर्स के ऊपर फ्यूसिडिन नाम की क्रीम, यानी कि एक एंटीबायोटिक क्रीम है, फ्यूसिडिन नाम की आती है, वो भी हम प्रेफर करते हैं पेशेंट को। इसके बाद हम उसको ओरल स्टेरॉइड्स पर भी रखते हैं फॉर अबाउट 5 to 7 days टू डिक्रीज द इन्फेक्शन एंड ट्रीट द पेशेंट विद सिम्टम्स एज वेल एज विद वायरस। सो इस तरह से हम हर्पीज़ या फिर शिंगल्स डिजीज़ को मैनेज करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमें इसमें ध्यान रखनी है वो हमें एज अ डॉक्टर ये ध्यान रखनी होती है कि हम कितनी जल्दी से जल्दी पेशेंट को सिम्टोमेटिकली डायग्नोज कर लें। इसका डायग्नोसिस जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी आप ट्रीटमेंट शुरू करोगे और उतनी जल्दी आप इसके कॉम्प्लिकेशंस से बच सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।